डियर स्टूडेंट, नागरिक अभियंता की वीडियो सीरीज़ में आज हम सिविल एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में जिन आईएस कोड का उपयोग किया जाता है उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 में हम निम्नलिखित कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। IS 875 पार्ट 1, IS 875 पार्ट 2, IS 875 पार्ट 3 एंड IS 456। IS कोड्स फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। चूँकि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट आदि की डिज़ाइन विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनिंग आस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। ये डिज़ाइनिंग आस्पेक्ट हो सकते हैं टॉपोग्राफिक आस्पेक्ट, जियोमेट्रिक आस्पेक्ट, लोडिंग आस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन आस्पेक्ट। लेकिन किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की डिज़ाइन मुख्यतः ज्योमेट्रिक और लोडिंग आस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्रिक आस्पेक्ट में किसी भी स्ट्रक्चर का प्लान एरिया, हाइट, साइज और शेप आते हैं, लेकिन लोडिंग आस्पेक्ट में हम उसके ऊपर लगने वाले विभिन्न प्रकार के लोड, उनका मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन ऑफ लोड्स आदि को कंसीडर करते हैं। IS 875 सीरीज किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर लगने वाले लोड्स के बारे में जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर निम्नलिखित लोड एक्ट कर सकते हैं। ये लोड हो सकते हैं डेड लोड, लाइव लोड अथवा सुपर इम्पोज लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड ETC। IS 875 पार्ट 1 1987 कोड किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर लगने वाले डेड लोड के बारे में हमें गाइडलाइन प्रदान करता है। एक स्ट्रक्चर्स में यूज होने वाली डिफरेंट मटेरियल जैसे स्टोन, ब्रिक्स, RCC, कंक्रीट, स्टील आदि के यूनिट वेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। IS कोड 875 पार्ट 2 1987 किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर लगने वाले लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड के बारे में जनरल गाइडलाइन प्रदान करता है। यदि कोई भी बिल्डिंग रेजिडेंशियल टाइप की है तो उस पर लाइव लोड दो तरीके से एक्ट हो सकता है, या तो यह UDL के फॉर्म में एक्ट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड लोड के फॉर्म में एक्ट होगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पहला टाइप होता है ड्वेलिंग हाउसेस। ड्वेलिंग हाउसेस से मतलब ऐसे घर होते हैं जिनका उपयोग रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इसमें पहला केस होता है ऑल रूम्स एंड किचन, तो इस केस में जो इम्पोज लोड या लाइव लोड 2 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। यदि इस लाइव लोड को हम कंसनट्रेटेड लोड के रूप में कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.8 किलोन्यूटन होती है। ड्वेलिंग हाउसेस का सेकंड पार्ट होता है टॉयलेट और बाथरूम, जिसमें लाइव लोड 2 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। इसका तीसरा हिस्सा होता है कॉरिडोर, पासेज, स्टेयरकेस एंड स्टोर रूम। इनके केस में लाइव लोड 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है, लेकिन यदि हम पॉइंट लोड के फॉर्म में इसको लेते हैं तो इसकी वैल्यू 4.5 किलोन्यूटन होती है। ड्वेलिंग हाउसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बालकनीज। बालकनी के केस में इम्पोज लोड 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है, लेकिन कंसनट्रेटेड लोड 1.5 किलोन्यूटन पर रनिंग मीटर लेंथ ऑफ बालकनी में लिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो ड्वेलिंग हाउसेस है उसके सभी रूम ऑफ किचन में लाइव लोड 2 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया गया है, लेकिन बालकनी के केस में यह 3 किलोन्यूटन स्क्वायर मीटर लिया गया है। इसके डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके सभी मेंबर अपने अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। इस केस में जो बिल्डिंग पर लगने वाला लाइव लोड है वो सभी कंपोनेंट या अलग अलग रूम में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यदि आपके घर के सामने से जो सड़क निकलती है उसमें एक जुलूस या बारात निकल रही है, तो आपकी घर के सभी मेंबर उस बारात या जुलूस को देखने के लिए बालकनी में इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले ये लोड कैसा था, डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे बिल्डिंग में, लेकिन अब एक जगह पे इकट्ठा होने के कारण
बालकनी के केस में लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है, जो 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हैं। लेकिन यदि इसे हमें पॉइंट लोड के फॉर्म में कंसीडर करना है तो बालकनी की जो लेंथ है, आउटर लेंथ है, उसके हर एक मीटर पे, मतलब यदि 10 मीटर लंबी बालकनी है तो इसमें एक एक मीटर की कितने स्पान होंगे, 10 स्पान हो जाएंगे। और प्रत्येक 1 मीटर का जो पार्ट है उसमें 1.5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट करेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का दूसरा पार्ट हो सकता है होटल, हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, लॉजिंग हाउसेस, डोरमेट्रीज एंड रेजिडेंशियल क्लब। यदि इनके लाइविंग रूम, बेडरूम और डोरमेट्रीज की डिज़ाइन करनी हो तो इस केस में लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1.8 किलो न्यूटन लिया जाता है। लेकिन यदि किचन और लॉन्ड्रीज की डिज़ाइन करनी हो तो इसके लिए लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और यदि पॉइंट लोड के रूप में इसको कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू 4.5 किलो न्यूटन होगी। तीसरा इसका केस हो सकता है डाइनिंग रूम, कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट। तो इसमें जो लाइव लोड होता है 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पॉइंट लोड के फॉर्म में 2.7 किलो न्यूटन होगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का तीसरा केस हो सकता है गैराजेस। गैराज में 2 केस कंसीडर किए जाते हैं। यदि गैराज फ्लोर्स पर लगने वाले लाइव लोड पहले केस में 2.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, इसकी एक कंडीशन है कि उस फ्लोर में जो वाहन है उसका वजन 2.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि उस व्हीकल का वेट 4 टन के बराबर होता है तो गैराज फ्लोर पर लाइव लोड 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। लेकिन दोनों केसेस में कंसंट्रेटेड लोड 9 किलो न्यूटन लिया जाता है। लेकिन यदि व्हीकल का वेट 2.5 से 4 किलो न्यूटन 4 टन के बीच में हो तो इसको इंटरपोलेशन के माध्यम से उस पर लगने वाले लाइव लोड की कैलकुलेशन कर ली जाती है। सेकंड टाइप की बिल्डिंग हो सकती है एजुकेशनल बिल्डिंग। इसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। यदि एजुकेशनल बिल्डिंग में हमें क्लासरूम या लेक्चर रूम का डिज़ाइन करना है तो इसके लिए लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाएगा, और यदि इसे पॉइंट लोड के रूप में कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू 2.7 किलो न्यूटन होगी। सेकेंड, एजुकेशनल बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है लाइब्रेरीज और आर्चिव। इसके 3 केस हो सकते हैं। स्टैक्स रूम्स। स्टॉक्स रूम्स का मतलब होता है जहाँ पे किताबें हाइट के फॉर्म में अरेंज की जाती हों। यदि स्टैक्स की हाइट 2.2 मीटर है तो इस केस में लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। लेकिन यदि हाइट 2.2 मीटर से ज़्यादा बढ़ती है तो प्रत्येक मीटर पर जो लाइव लोड होगा 6 + 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर 1 मीटर इंक्रीज इन हाइट ऑफ स्टैक्स। ओके। दूसरा होता है रीडिंग रूम विदाउट सेपरेट रूम है, विदाउट सेपरेट स्टोर रूम है, मतलब किताबों को रखने के लिए कोई अलग से स्टोर रूम नहीं है तो इस केस में लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाएगा। तीसरा केस हो सकता है रीडिंग रूम विद सेपरेट स्टोर रूम। तो इसके केस में लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। लेकिन यदि पॉइंट लोड के फॉर्म में कंसीडर करें तो लाइव लोड की वैल्यू 4.5 किलो न्यूटन तीनों केस में एक जैसी होती है। तीसरी टाइप की बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे स्टेशंस की बिल्डिंग। अब यदि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में बेडरूम, ड्रेसिंग रूम या डॉर्मेट्रीज या लॉन्ग्स की डिज़ाइन करनी हो तो लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड लोड के फॉर्म में इसकी वैल्यू 1.8 किलो न्यूटन होगी। चौथी टाइप की बिल्डिंग असेंबली बिल्डिंग होती हैं, मतलब ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे सभा का आयोजन होता है। इसका उदाहरण हो सकता है चर्च, मंदिर और मस्जिद। ठीक है। अब असेंबली एरिया असेंबली बिल्डिंग में 2 तरीके का हो सकता है, विद फिक्स्ड सीट और दूसरा विदाउट फिक्स्ड सीट। विद फिक्स्ड सीट के केस में यह होता है 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और विदाउट फिक्स्ड सीट के केस में यह होता है 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यदि हम चर्च की डिज़ाइन करना चाहते हैं तो चूँकि चर्च में जो सीट क्या होती हैं, जो प्रार्थना करने आते हैं चर्च में उसके लिए सीट फिक्स रहती हैं, मतलब टेबल और कुर्सी उसमें लगाई जाती हैं। तो चर्च का केस कैसा हो गया, विद फिक्स्ड सीट। लेकिन मंदिर और मस्जिद में जो लोग प्रार्थना करने आते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की सीट नहीं लगाई जाती हैं। तो वहाँ पे उस स्पेस में ज़्यादा लोग
इकट्ठे हो सकते हैं। इस वजह से मंदिर और मस्जिद में यदि अपन को किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट या स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करनी हो तो हम लाइव लोड कितना लेंगे, 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पाँचवीं टाइप की बिल्डिंग होती है ऑफिस बिल्डिंग। इसमें यदि बिल्डिंग हॉल की डिज़ाइन करनी हो तो लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। और यदि ये पॉइंट लोड के रूप में कंसीडर किया जाए इसको, तो इसकी वैल्यू 2.7 किलो न्यूटन होती है। मर्केंटाइल बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसका का उपयोग शॉप्स पर्पज़ के लिए किया जाता है। यदि मर्केंटाइल बिल्डिंग में रिटेल शॉप्स हैं तो लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाएगा और पॉइंट लोड के केस में इसकी वैल्यू 3.6 किलो न्यूटन होगी। यदि वहाँ पे होल सेल शॉप हैं तो लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है और कंसनट्रेटेड लोड 4.5 किलो न्यूटन लिया जाता है। सातवें प्रकार की बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं। इसके दो केस होते हैं। पहला, वर्क एरिया विदाउट मशीनरी एंड एक्यूपमेंट, मतलब वर्क एरिया में किसी भी प्रकार की मशीनरी या एक्यूपमेंट नहीं है तो इस केस में लाइव लोड होता है 2.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और दूसरा इसका केस होता है वर्क एरिया विद मशीनरी एंड एक्यूपमेंट। इसमें 3 पार्ट होते हैं। जहाँ पे लाइट ड्यूटी मशीन लगाई गई हो वहाँ पे लिया जाता है 5, मीडियम ड्यूटी केस में 7 और हैवी ड्यूटी मशीन्स के केस में 10 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लाइव लोड लिया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यदि लाइव लोड को पॉइंट लोड के रूप में कंसीडर किया जाए तो इसकी वैल्यू 4.5 किलो न्यूटन होती है। आठवें टाइप की बिल्डिंग होती है स्टोरेज बिल्डिंग। इसके दो केस होते हैं, स्टोरेज अदर देन कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो इसके केस में लाइव लोड लिया जाता है 2.4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर ईच मीटर ऑफ स्टोरेज। ठीक है, मतलब यदि स्टोरेज की हाइट 1 मीटर है तो उसमें लाइव लोड लिया जाएगा 2.4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यदि 10 मीटर हो जाएगी तो इसके केस में 2.4 इंटू 10 हो जाएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू इसके लिए जो लाइव लोड की होगी 7.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगी। मतलब यदि जैसे लोड अपना हाइट के हिसाब से देखा जाए स्टोरेज की, यदि 7.5 से कम आ रहा है तो हम डिज़ाइन लोड क्या ले लेंगे, 7.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लेकिन यदि जो स्टोरेज की हाइट मान के चलो 10 मीटर है तो इस केस में जो लाइव लोड आ जाएगा 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और कंसनट्रेटेड लोड के केस में इसकी वैल्यू होती है 7 किलो न्यूटन। दूसरा केस है इसका कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में लाइव लोड 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर हाइट ऑफ स्टोरेज होती है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू 15 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगी और कंसनट्रेटेड लोड क्या होता है, 9 किलो न्यूटन। अभी हमने फ्लोर या स्लैब पर लगने वाले लाइव लोड के बारे में स्टडी की। अब हम स्लोपिंग लोड पर लगने वाली लाइव लोड के बारे में स्टडी करेंगे। इसके दो केस होते हैं। यदि कोई भी स्लोपिंग रूफ है जिसका स्लोप 10 डिग्री या इससे कम होता है, इसके अंडर आते हैं फ्लैट स्लोप और कर्व्ड रूफ। तो इसके दो केस हो सकते हैं। यदि उसमें एक्सेस प्रोवाइड की गई हो तो यह लाइव लोड होता है 1.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यदि किसी भी प्रकार की एक्सेस प्रोवाइड नहीं की गई हो तो लाइव लोड 0.75 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। यदि स्लोपिंग रूफ का स्लोप 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो इस केस में लाइव लोड लिया जाता है लाइव लोड इक्वल टू 0.75 माइनस 0.02 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन स्लोप ओवर 10 डिग्री। मान के चलो 12 डिग्री का स्लोपिंग रूफ की अपन को डिजाइन करनी है तो इस केस में जो लाइव लोड आएगा 0.75 माइनस 0.02 इंटू 2, क्योंकि 10 से कितना डिग्री इंक्रीज हुआ है, 2 डिग्री इंक्रीज हुआ है। तो जितना डिग्री इंक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा 0.75 माइनस 0.02 इंटू इंक्रीज इन डिग्री। ओके। तीसरा इम्पॉर्टेंट कोड होता है IS 875 पार्ट 3 1987, जो जनरली किसी भी स्ट्रक्चर पर लगने वाले विंड लोड से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब विंड लोड कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले उस पे लगने वाली विंड की डिज़ाइन स्पीड क्या होगी ये पता करना होता है। तो इसमें IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किसी भी बिल्डिंग पर लगने वाली विंड की डिज़ाइन विंड स्पीड VZ बराबर होता है VB इंटू K1 इंटू K3 K2 इंटू K3, जहाँ पे VB है बेसिक विंड स्पीड,
जो अलग अलग शहर के लिए अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू IS 875 पार्ट टी में प्रोवाइड की गई है। मतलब इंदौर में डिज़ाइन करना है तो बेसिक विंड स्पीड अलग होगी, दिल्ली में डिज़ाइन करना है तो अलग होगी, लखनऊ में डिज़ाइन करना है तो अलग होगी, और साउथ इंडिया के किसी शहर में डिज़ाइन करना है तो बेसिक विंड स्पीड अलग होगी। K1 क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। K2 है टेराइन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, और K3 होती है टोपोग्राफी फैक्टर्स। दूसरा होता है डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर का मतलब होता है कि यदि 1 स्क्वायर मीटर का एक्सपोज एरिया है विंड के केस में, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, तो उस पर कितना फोर्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में लगाएगी, तो PZ बराबर होता है 0.6 VZ का स्क्वायर। यहाँ पे PZ क्या है? डिजाइन विंड प्रेशर है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एट हाइट Z। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो विंड की स्पीड होती है वो हाइट के साथ बढ़ती जाती है, तो स्पीड बढ़ती है, इस वजह से जो जो विंड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है हर हाइट के साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके। विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे बीम और कॉलम पर कितना विंड लोड आएगा, इसको निम्न इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। F बराबर होता है ब्रैकेट CPE माइनस CPI इंटू A इंटू PA, जहाँ पे CPE है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, CPI होता है इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, A होता है सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और स्मॉल PA होता है डिजाइन विंड प्रेशर। चौथा कोड है IS 456-2000। इस कोड का बेसिकली उपयोग प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके बारे में यह गाइडलाइन जारी करता है। इस कोड के अकॉर्डिंग कंक्रीट को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट, इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, M10, M15 और M20। दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, इसमें 7 ग्रेड शामिल होते हैं, M25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड M55। तीसरा होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड, इसमें 5 ग्रेड शामिल होते हैं। ये हो सकते हैं M60, M65, M75, M70 एंड M80। IS 456-2000 कोड का उपयोग केवल M80 तक ही किया जाता है। यदि किसी ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट का उपयोग करना हो, जिसका ग्रेड M80 से ज़्यादा हो, तो इस कोड का उपयोग नहीं किया जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्रीप स्ट्रेन फ्रॉम IS 456, ये वैल्यू होती है 0.0003। यहाँ पे क्रीप स्ट्रेन क्या होती है इसको समझते हैं। क्योंकि जब किसी भी लोड पर मेंबर पर लोड लगाया जाता है तो वो डिफ़ॉर्म होता है, और इस मेंबर का यही डिफ़ॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन बेसिकली क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर, चाहे बीम हो या कॉलम हो, इसके ऊपर एक बहुत सारे लोड लगते हैं। लाइव लोड लगता है, विंड लोड लगता है, डेड लोड लगता है, अर्थक्वेक लोड लगता है। लेकिन डेड लोड के अलावा बाकी सभी टाइप के लोड्स कैसे होते हैं? समय समय पर वेरी करते रहते हैं। लेकिन डेड लोड थ्रू आउट द स्पान ऑफ लाइफ स्पान ऑफ मेंबर वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी मेंबर में उसके डेड लोड या किसी कांस्टेंट लोड के कारण समय के साथ जो स्ट्रेन जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रीप स्ट्रेन। मतलब क्रीप स्ट्रेन एक ऐसी स्ट्रेन होती है जो डेड लोड के कारण जनरेट होती है, और इसे टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो इसकी वैल्यू जनरली 0.0003 होती है। तीसरा होता है इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर। तो IS 456 के अकॉर्डिंग FCR बराबर होता है 0.7 इंटू अंडर रूट FC के, या FC के है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन करते समय इसके एक्सपोजर कंडीशन को ध्यान में रखा जाता है। ये एक्सपोजर कंडीशन 5 प्रकार की होती हैं। पहला माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, तीसरा सीवियर, चौथा वेरी सीवियर और पांचवा एक्सट्रीम। जिसमें माइल्ड सबसे सेफेस्ट एक्सपोजर कंडीशन होती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, और एक्सट्रीम सबसे वर्स्ट या डेंजरस एक्सपोजर कंडीशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल आस्पेक्ट। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, 2 तरीके की फ्लैंज बीम होती हैं, एक होती है टी बीम और दूसरी होती है एल बीम। यदि हमारी टी बीम मोनोलिथिक है, मतलब स्लैब और बीम को यदि
एक साथ कास्ट किया जाता है तो उससे जो टी बीम बनती है उसको अपन मोनोलिथिक टी बीम बोलते हैं। इसमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर होता है L0/6 + 6 DF + BW, वेयर L0 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट्स, और DF क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और BW क्या है, विड्थ ऑफ वेब। यदि आइसोलेटेड टी बीम है, मतलब केवल टी बीम को अकेले बनाया गया है टी शेप में, तो इस केस में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज BF बराबर होता है L0 डिवाइडेड बाय L0/B + 4 + BW। लेकिन यदि मोनोलिथिक एल बीम के केस में जनरली हाफ हो जाती है, तो BF बराबर होता है L0/12 + BW + 3 DF, और आइसोलेटेड एल बीम के केस में होता है 0.5 L0 अपॉन L0/B + 4 + BW। ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, किसी भी बीम के स्पान और उसके डेप्थ में एक रिलेशन दिया गया है। IS 456 के अकॉर्डिंग किसी भी बीम की इफेक्टिव स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो हो सकता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यह 20 होता है L/D, कैंटिलीवर की बीम के केस में 7 होता है, और कंटिन्यूस बीम के लिए L/D रेशियो 26 होता है। लेकिन यह वैल्यू तब तक एप्लीकेबल है जब किसी भी बीम का स्पान या तो 10 मीटर होता है या इससे कम होता है। यदि किसी बीम का स्पान 10 मीटर से ज़्यादा होता है तो इस केस में नया L/D रेशियो होता है L/D बेसिक इंटू 10 अपॉन स्पान, फिर L/D बेसिक क्या है, 7, 20, 26, जो कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए होता है। सिलेंडरनेस लिमिट बेसिकली किसी भी बीम की लेंथ और उसकी लेटरल डायमेंशंस के बीच में रिलेशंस होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम की लेंथ उसकी 60B या 250B²D, इसमें से जो भी वैल्यू कम होगी उससे ज़्यादा नहीं होगी। मान के चलो यदि किसी बीम की विड्थ क्या है, B है, और डेप्थ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ D है, तो उसका स्पान 60B और 250B² के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, और जो वैल्यू कम होगी वह उस बीम का क्या होगा, स्पान होगा। सेकंड, कैंटिलीवर बीम के केस में L0 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25B और 100B²/D विच एवर इज लेस। स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो फॉर सॉलिड स्लैब, यहाँ पे सॉलिड स्लैब से मतलब होता है टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के केस में, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में L/D का रेशियो 35 होता है, और कंटिन्यूस स्लैब के केस में यह 40 होता है। नवा पॉइंट है लोड ऑन सपोर्ट बीम। मान लीजिए कोई भी एक फ्लोर है, एक स्लैब है रेक्टेंगुलर, जिसमें A शॉर्टर स्पान की बीम है और B लॉन्गर स्पान की बीम है। अब स्लैब से कितना लोड B बीम पर मतलब ट्रांसफ़र होगा और कितना A पर, तो इसको निम्न तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले अपन जो कॉर्नर्स हैं इसके, उससे 45 डिग्री पर दो लाइन खींचते हैं। तो आप यहाँ पे HH फोर्सेस में देख सकते हैं कि हमने दो कॉर्नर से 45 डिग्री पर दो लाइन खींची हैं, जिन्होंने एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, अब इन जो ट्राइंगल के एपेक्स हैं उनको मिला दीजिए, तो A बीम पर जो लोड आएगा, जो लोड होगा ट्राइंगुलर पोर्शन पे, और B बीम पर ट्रेपेजॉइडल पोर्शन में जो लोड आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब 10वां होता है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बीम। जनरली इसे L0 बराबर होता है फाई इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD। फाई क्या है, यहाँ पे डायामीटर ऑफ बार है, सिग्मा एस क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, टाउ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस है, और B और D क्या है, विड्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होता है। डेवलपमेंट लेंथ का मतलब होता है एक वह लेंथ या किसी भी रीइंफोर्सिंग बार की वह मिनिमम लेंथ जिसका जो कंक्रीट टू स्टील और स्टील टू कंक्रीट में स्ट्रेस ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक होती है, उसको डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।